हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बेटा, हमारी जो सीरीज चल रही थी संजीवनी, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, क्लियर है? बिल्कुल। एक लेक्चर हमारा हो चुका है, आज लेक्चर नंबर 2 है, क्लियर है? तो कंटिन्यू करते हैं बेटा, लेक्चर नंबर 2। ओके, ठीक है। संजीवनी लेक्चर नंबर 2। ओके, आज का टारगेट क्या होगा देख लो। पिट्यूटरी हमारा चल रहा था, जो आज कवर करेंगे पूरा। पिट्यूटरी एंड करेंगे, हाइपोथैलेमस साथ में इसके कंप्लीट कर लेंगे, पीनियल ग्लैंड एंड कर देंगे आज, और थाइमस भी एंड कर देंगे, ठीक है। तो जो माइनर ग्लैंड वाला पार्ट है वो हमारा पूरा हो जाएगा। इसमें एक मेजर ग्लैंड हमने कवर कर लिए, पिट्यूटरी, क्लियर है। अब इसके बाद दो मेजर ग्लैंड और हैं। अब वो दो मेजर ग्लैंड कौन सी हैं? एक तो है आपकी थायराइड, मेजर में आती है। दूसरी आपको यहां कवर करनी है मेजर ग्लैंड के अंदर, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर होती है। तो दो मेजर कवर करने वाले हैं अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। और फिर एक माइनर बचेगी आपकी गोनेड्स में, आज लगभग कराई दूंगा उसके पिट्यूटरी के अंदर, ठीक है। फिर थोड़ा सा पार्ट वहां, फिर एक्शन मैकेनिज्म बचेगा, तो लगभग चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद, क्लियर है? बिल्कुल। तो कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 4 लेक्चर टोटल लगेंगे इसके अंदर। आज सेकंड लेक्चर है, आज के बाद 2 लेक्चर और चैप्टर एकदम ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट। फिर एक लास्ट चैप्टर बचेगा हमारा, एनिमल किंगडम, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको भी फिनिश कर देंगे, और आपका एकदम कोर्स 11th का आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। अच्छा, पिट्यूटरी हमारा चल रहा था, याद हो, पिट्यूटरी चल रहा था। पिट्यूटरी के अंदर एंटीरियर वाला पार्ट चल रहा था, और पिट्यूटरी के एंटीरियर वाले पार्ट में 4 हार्मोन मैंने करा दिए थे, याद हो आपको। 5वां गोनाडोट्रोफिन चल रहा था, क्लियर है? स्टार्ट करना था आज, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ग्रोथ हार्मोन करा दिया था, नंबर 1। नंबर 2 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मैंने करा दिए थे, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन मैंने करा दिए थे, और प्रोलैक्टिन भी मैंने कवर करा दिया था। यहां तक नहीं आपको कोई डाउट होना चाहिए, क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं गोनाडोट्रोफिन। और गोनाडोट्रोफिन, समझना मेरी बात, गोनेड्स वाला पार्ट भी यहां क्लियर कर देंगे, ठीक है। बट गोनेड्स को भी मैं डिटेल में लेके चलूंगा आगे, ठीक है। पर यहां कंपाइल करूंगा। जिसने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है ना, उसको मजा आएगा। जिसने नहीं पढ़ रखा, थोड़ा समझना उसको। आगे जाकर के मैं उसको जो कह सकते हो गोनेड्स वाला पार्ट आएगा ना, टेस्टिस ओवरी वाले, उसमें थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा उसको, ठीक है। गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन 2 होते हैं, समझना, LH एंड FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH और FSH दोनों ही गोनाडोट्रोफिन होते हैं, क्लियर है? मेल में भी निकलते हैं LH और FSH, और फीमेल में भी निकलते हैं LH FSH, ठीक है। क्योंकि दोनों के अंदर गोनैड्स के सीक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे इसको क्लासीफाई करते हैं मेल और फीमेल के बेस पर, तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। एक तरफ तो हम बात करेंगे मेल की, एक तरफ बात करेंगे हम फीमेल की, ठीक है। एक तरफ बात करेंगे फीमेल की, ठीक है। चलो 1 मिनट, थोड़ा सा इसको अब ठीक है ना? अब देखो बेटा, मेल में भी LH FSH निकलते हैं और फीमेल में भी निकलते हैं। तो क्या फंक्शन होंगे मेल में, देख लेते हैं। इधर फीमेल में देख लेते हैं। ओके, अब देखो, इधर हम बात करेंगे LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, पॉइंट्स में लिखूंगा इसको मैं। इधर बात करूंगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। मेल में क्या काम करेंगे दोनों? फीमेल में LH क्या काम करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अच्छा, पहले फीमेल में FSH की बात करते हैं, सिस्टमेटिक वे में करेंगे।
SH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर है? अब समझना अच्छी तरीके से, ठीक है, आराम से समझना, ठीक है। मेल और फीमेल में इसका रोल क्या है, तो यहां फंक्शन लिखूंगा और एक पेज में इसका डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करें क्या? चलो करते हैं, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा आपका। एक तरफ मैं टेस्टिस की बात करूंगा, एक तरफ ओवरी की, ठीक है, तो थोड़ा कंसेप्ट 11th क्लास के बच्चों के अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो ये टेस्टिस है, ठीक है, दिखा देते हैं यहीं पर ही, टीएस ऑफ टेस्टिस, या समझ जाना। और टेस्टिस का एक ट्रांसफर सेक्शन है, अगर इसको कट करके देखोगे ना तो अंदर छोटे छोटे टिब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफरस टिब्यूल। इन टिब्यूल्स में भी कुछ सेल्स होते हैं जो आगे मैं रिप्रोडक्शन में, गोनेड्स में भी वैसे डायग्राम बनाते हैं इस वाले को हम थोड़ा सा, ऐसे मान लो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर इस तरीके से बेस पर और सेल भी होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये टेस्टिस के अंदर का डायग्राम है, टीएस ऑफ टेस्टिस, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन, टीएस ऑफ टेस्टिस। समझना, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, और इसके अंदर जो सेल दिख रहे हैं ना, ये हैं आपके सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स। इसके अलावा यहां इसके बाहर की साइड में कुछ सेल्स होंगे, इनको बोलते हैं लिडिक सेल्स, लिडिक सेल्स इनके बाहर होते हैं, सर्टोली सेल, लिडिक सेल, ये टीएस ऑफ टेस्टिस है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। ऐसी ओवरी की अगर मैं बात करूं ना, तो ओवरी का भी एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। अगर फीमेल में देखोगे ना तो ओवरी कुछ ऐसे, ऐसे ऐसे मान लो, ठीक है। इसके अंदर मैं सारी स्टेज दिखाऊंगा आपको। समझो मेरी बात अच्छे से। अगर यहां पर मान लो पिट्यूटरी है, मान लो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी का एंटीरियर और पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब, पिट्यूटरी का पोस्टीरियर एंड पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब, मान लो, ठीक है, एंटीरियर लोब है। एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर बात की जाए, समझना अच्छी तरीके से, एंटीरियर पिट्यूटरी की बात की है तो यहां से जो हार्मोन निकलेगा, सबसे पहले निकलेगा एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये एलएच हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा? ये एलएच हार्मोन टेस्टिस के लिडिक सेल को स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच निकलेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, जो लिडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा। तो लिडिक सेल रिलीज करते हैं क्या? टेस्टोस्टेरॉन। क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरॉन, जो एक एंड्रोजन है, जो एक एंड्रोजन है। आप समझना, टेस्टोस्टेरॉन जो एक एंड्रोजन है, समझना मेरी बात। देखो एंड्रोजन क्या होते हैं भाई? मेल सेक्स हार्मोन का जो एक तरीके से ग्रुप है उसको एंड्रोजन बोलते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स के मेल सेक्स हार्मोन आ जाते हैं, ठीक है। तो एंड्रोजन कई टाइप के होते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी एक एंड्रोजन ही है, DHEA, डिहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन, जो मैं आपको अभी एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ाऊंगा, वो भी एक तरीके से एंड्रोजन ही है। क्लियर है बिल्कुल। तो एंड्रोजन कई टाइप के होते हैं, बट टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन है। क्लियर है बिल्कुल। अगर आपसे कहा जाए कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन के निकलने को कौन स्टिमुलेट करता है? पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से निकलने वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये डिसाइड करता है कब, किस एज पर मुझे इनको स्टिमुलेट करना है, लिडिक सेल को, और तब जाकर के मैं एंड्रोजन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करूंगा, ठीक है। तो इंडायरेक्टली समझ में आ गया कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में क्या कर रहे हैं, टेस्टिस में क्या कर रहे हैं, ये एंड्रोजन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। अच्छा, एंड्रोजन क्या काम करते हैं? वैसे तो एंड्रोजन के बहुत सारे फंक्शन है। ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करते हैं, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी, एंड्रोजन उसके अंदर, गोनैड्स के अंदर। इसके अलावा एनाबॉलिक इफेक्ट, बहुत सारे काम है।
ठीक है, मस्कुलरिटी, बॉडी में डिफरेंट तरह के फंक्शंस, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर यहां आपको मेन काम समझना है, ये स्टिमुलेट करते हैं किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा थोड़ा यहां लिखता हूं, ये स्टिमुलेट किसको करते हैं? स्पर्मेटो। अच्छा ये बताओ, ये तो पता है ना आपको कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस किस एज से स्टार्ट होती है? वही 11-12 साल वाली जो उम्र होती है, ठीक है। यहां से प्यूबर्टी, यहां से कह सकते हो कि वो एज आ जाती है जिसके अंदर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। वही 12 साल वाली उम्र, समझना मेरी बात, 12 साल वाली उम्र है, वहां से ये मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, ठीक है। करता कौन है? एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच हार्मोन निकलता है, ये एलएच हार्मोन लिडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, तब ये लिडिक सेल टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करते हैं, तब टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करता है। यानी भाई टेस्टिस को तो नहीं पता उम्र क्या है, पर हमारे ब्रेन को तो पता है बॉडी की उम्र क्या है। जैसे ही 12 साल वाली उम्र आती है तो ऑटोमेटिकली यहां से एलएच का लेवल बढ़ जाता है, लिडिक सेल को स्टिमुलेट करके स्पर्मेटोजेनेसिस की मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है, कंप्लीट नहीं होती। कंप्लीट करने के लिए यहां से दूसरा हार्मोन निकलेगा, दूसरा हार्मोन। कौन सा हार्मोन होगा दूसरा? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल में अगर मैं इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करूं तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है, सर्टोली सेल को। तब जाकर के सर्टोली सेल रिलीज करते हैं स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स को रिलीज करते हैं और तब जाकर के स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर इसको इंड्यूस करते हैं, कंप्लीट कराते हैं। यानी टेस्टोस्टेरोन इसको इनिशिएट करता है, और स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स को कंप्लीट करते हैं। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखा जाए ना तो एलएच और एफएसएच जो पिट्यूटरी से निकल रहे हैं, दोनों मिलकर के इस मैकेनिज्म को कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। स्टार्ट तो ये करेगा इस तरीके से और एंड ये एफएसएच करेगा इस तरीके से। समझे ना, समझ गए ना मेरी बात? तो एक तरीके से मेल में एलएच और एफएसएच का फंक्शन क्या है, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, एक मिनट। हाँ, मेल में एलएच और एफएसएच का फंक्शन क्या है अब आप लिख सकते हो आसानी से, ठीक है। मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करता है? ये स्टिमुलेट करता है लिडिक सेल को, ठीक है। Stimulation of secretion of एंड्रोजन। एंड्रोजन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है एलएच, और क्या काम करता है? ठीक है, इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है बिल्कुल? जबकि एफएसएच मेल में क्या काम करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेल में क्या काम करता है? ठीक है, ये स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को, और सर्टोली सेल को जब स्टिमुलेट करता है तो सर्टोली सेल क्या रिलीज करते हैं? रिलीज, ये क्या रिलीज करते हैं? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। और ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर भी स्पर्मेटोजेनेसिस को ही कंप्लीट कराता है। तो मेल में एलएच और एफएसएच का फंक्शन समझ में आया, क्या काम कर रहा है एलएच और एफएसएच, ठीक है। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर के सीक्रेशन को और यहां एंड्रोजन के सीक्रेशन को इंड्यूस कर रहा है, दोनों मिलकर के करा स्पर्मेटोजेनेसिस ही रहे हैं। अच्छा, फीमेल में देख लेते हैं, फीमेल में एफएसएच और एलएच का काम क्या है, ठीक है। वापस आ रहा हूं डायग्राम के ऊपर, ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी है। ओवरी में आप जानते हो होते क्या है? ओवरी में ओवा होते हैं, ओवरी में ओवा होते हैं, पता है ना आपको, ठीक है। फीमेल की ओवरी में ओवा होते हैं, मिलियंस ओवा होते हैं, जो डीजनरेट करके प्यूबर्टी के टाइम पर, जब प्यूबर्टी आती है,
ठीक है, तब तक ये कुछ थाउजेंड रह जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 80,000 के आसपास कुछ थाउजेंड रह जाते हैं। ठीक है, जो प्यूबर्टी आने पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं और धीरे धीरे इनका साइज बढ़ना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे इनका साइज बढ़ना स्टार्ट होता है। इनसे बनते हैं प्राइमरी, फिर इनसे बनते हैं सेकेंडरी, समझना थोड़ा बड़ा होगा, इनसे बढ़ेंगे फिर टर्शरी, थोड़ा और बड़ा होगा टर्शरी वाला, फिर इनसे बढ़ेंगे क्वार्ट, मैच्योर टर्शरी। ठीक है, ऐसे ठीक है, ये ऐसे, ये ओवर धीरे धीरे अपनी साइज को बढ़ाना चालू कर देते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। अब समझे? चलो यहां तक क्लियर है। पर करवाता कौन है इसको प्यूबर्टी पर? सेम वही चीज यहां हम बनाएंगे पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब। ठीक है, ये पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर पर फोकस करो। तो एंटीरियर क्या रिलीज करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। ये एफएसएच इन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा कि आगे बढ़ो और मैच्योर हो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या बनने वाला है यहां पर? इसकी वजह से ये बनेगा प्राइमरी फॉलिकल, ये बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, ये बनेगा टर्शरी फॉलिकल, और ये बनेगा ग्राफिन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। आप समझना, ग्राफिन फॉलिकल यानी इनडायरेक्टली समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। टर्शरी फॉलिकल और ये बनेगा ग्राफिन फॉलिकल, ऐसे दिखाते हैं, ग्राफिन फॉलिकल। ये डिफरेंट फॉलिकुलर स्टेज बन रहे हैं, किसके स्टिमुलेशन से बन रहे हैं? एफएसएच। यानी फीमेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है मैच्योर होने के लिए, आगे बढ़ो, मैच्योर हो और मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट बनो। समझना मेरी बात, जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर होते जाते हैं तो सारे फॉलिकल क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं एक हार्मोन, रिलीज एक हार्मोन रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन। यानी एस्ट्रोजन के सीक्रेशन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एफएसएच इंड्यूस कर रहा है ना। यानी यहां से एफएसएच निकलेगा, वो इनको मैच्योर कराएगा और इनसे एफएसएच के एस्ट्रोजन के लेवल को स्टिमुलेट कराएगा कि एस्ट्रोजन को रिलीज कराओ भाई। यहां से निकला और ये मैच्योरेशन स्टार्ट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ग्राफिन फॉलिकल, ये एस्ट्रोजन के सीक्रेशन को इंड्यूस करेंगे। समझे या नहीं समझे? यस या नो? रिलीज एस्ट्रोजन के सीक्रेशन को इंड्यूस कर रहे हैं। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब क्या होगा? अब दूसरा हार्मोन की बारी आती है। ठीक है, सेकंड हार्मोन उठाते हैं। सेकंड हार्मोन कौन सा होगा? आप जानते हो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच। ये एलएच हार्मोन क्या काम करता है? ये एलएच हार्मोन इन ग्राफिन फॉलिकल में, जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल होता है, ठीक है, ये सारे फॉलिकल स्टेज है, जो ग्राफिन फॉलिकल होता है उसको स्टिमुलेट करता है रप्चर करने के लिए, जिससे उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर होगा एक सेकेंडरी oocyte। इसके अंदर होता है सेकेंडरी oocyte। ये बन गया सेकेंडरी oocyte, ये बन गया सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा। इसके बाहर निकलने को बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या क्या काम करा रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? यहां पर ओव्यूलेशन करा रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे, 14वें दिन ये मैकेनिज्म होती है ओव्यूलेशन, जो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे रिप्रोडक्शन के अंदर। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी से निकलते हैं, ओव्यूलेशन कराते हैं और सेकेंडरी oocyte को, उसको सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। बस आप सुन लो क्योंकि आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको। सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालता है, जो बाहर निकल के सीधा फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जहां पर स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है, तब जाकर के जायगोट बनता है और जायगोट के डिवीजन से छोटा सा एम्ब्रियो बनता है। क्लियर है बिल्कुल? तो एफएसएच इनको स्टिमुलेट कराता है मैच्योर होने के लिए, साथ में
एस्ट्रोजन के सीक्रेशन को इंड्यूस करता है, ठीक है, एफएसएच। जबकि एलएच क्या काम कराता है, ग्राफेन फॉलिकल को रप्चर कराता है, मतलब ओव्यूलेशन कराता है, और साथ में यही एलएच इस रप्चर्ड फॉलिकल को एक ग्लैंड में कन्वर्ट करता है, एक ग्लैंड में, येलो कलर की ग्लैंड में कन्वर्ट करता है। कौन? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटिन येलो कलर की प्रोटीन, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम आप जानते हो एक अगेन एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा। ये रिलीज करेगा क्या? रिलीज प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन, इन सबको रिलीज करेगा। समझ रहे हो ना? इन सबको रिलीज करेगा। समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। ये रिलीज हुआ। अब एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने ही इसको ग्लैंड में कन्वर्ट किया, मतलब एलएच ओव्यूलेशन भी करा रहा है, एलएच कॉर्पस ल्यूटियम भी बना रहा है, एलएच इन हार्मोन के सीक्रेशन को इंड्यूस भी कर रहा है। और फाइनली जिस दिन एलएच का लेवल कम हो जाएगा, तुरंत ही ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा, एक व्हाइट बॉडी बन जाएगी। इसको कॉर्पस एल्बाइकेंस बोलते हैं। जब एलएच का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तब, ठीक है, कॉर्पस एल्बाइकेंस, कॉर्पस एल्बाइकेंस। यहां आकर के ये चीजें खत्म हो जाती हैं। यानी एलएच और एफएसएच का मेल में फंक्शन क्या है, एलएच और एफएसएच का फीमेल में फंक्शन क्या है, ठीक है। फंक्शन मैं लिख देता हूं, ठीक है। एफएसएच क्या काम कर रहा है, ये एफएसएच फीमेल में क्या काम करता है, स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है एंड सीक्रेशन, फॉलिकल से कौन सा हार्मोन निकलता है, सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन को भी इंड्यूस करता है। समझ में आया ना? तो स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल एंड सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, दोनों को इंड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आया नहीं आया? एकदम क्लियर। अब बात करते हैं कि एलएच क्या काम कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम कर रहा है। अगर मैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करता हूं, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करता हूं, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करेगा, ल्यूटिनाइजिंग यानी कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करेगा, ओव्यूलेशन कराएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो अगेन एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन के सीक्रेशन को इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो एलएच क्या काम कर रहा है, एलएच आप बोलोगे ओव्यूलेशन कराता है, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन यानी कह सकते हो ओव्यूलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ओव्यूलेशन करा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा, जो रिलीज क्या करेगा, रिलीज क्या क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है, एटसेट्रा कर देता हूं। इन सारे हार्मोन के सीक्रेशन को इंड्यूस करता है। तो फाइनली आपको तो फंक्शन याद रखने, ठीक है। इन फंक्शन को मैंने डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया है, जो कि एकदम समझ रहे हो ना, हर कंसेप्ट को क्लियर करेगा कि पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से एलएच-एफएसएच क्या काम कर रहे हैं, और पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से इन केस ऑफ फीमेल एलएच और एफएसएच क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से रिलीज हो रहे हैं, और इनका इफेक्ट ओवरी के किस पार्ट पर पड़ रहा है, ठीक है, कौन से हार्मोन के सीक्रेशन को इंड्यूस करते हैं, और क्लियर है बिल्कुल। और फॉलिकुलर स्टेज में देखोगे तो किस किस फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं। आप बताओ, यहां तक किसी को भी डाउट शाउट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी।
ठीक है भाई, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 हार्मोन याद रखने हैं आपको, ठीक है, जिनका फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में ही होता है, तो नो कंफ्यूजन, क्लियर है बिल्कुल। तो भाई कौन से हार्मोन है देख लेते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में लिख देता हूं मैं, एक तरफ तो आप लिखोगे एडीएच वैसोप्रेसिन, जो वाली डायग्राम में भी बता दिया था मैंने, दूसरी तरफ लिखोगे ऑक्सीटोसिन, ठीक है। फॉर्मेशन कहां होगा, फॉर्मेशन इन हाइपोथैलेमस। फॉर्मेशन कहां हो रहा है, हाइपोथैलेमस में, फॉर्मेशन इन हाइपोथैलेमस, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन है, कौन से हार्मोन देखो जरा। नंबर वन बात करोगे वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन को क्या बोलते हैं, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। दूसरा में क्या याद रखना है, ऑक्सीटोसिन। दोनों ही हार्मोन का फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में होता है, यहां से तो सिर्फ रिलीज होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन देख लेते हैं, नाम ही छुपा हुआ है वैसोप्रेसिन, जो वैसल्स को प्रेस करा दे वो वैसोप्रेसिन है, ठीक है। या एडीएच, याद हो कहां पढ़ा था एडीएच हमने, किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम में। इसके रिसेप्टर कहां बताए थे हमने, डीसीटी के ऊपर भी एडीएच के रिसेप्टर होते हैं और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर भी एडीएच रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो इसके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन एक तो डिस्टिल, कॉन्वोलेटेड ट्यूब डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, याद आ गया होगा, दोनों जगह रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा रिसेप्टर और कहां प्रेजेंट होते हैं, अच्छा ऐसे लिखते हैं, प्रेजेंट ऑन डीसीटी एनसीटी एंड आप बोलोगे ब्लड वेसल्स, तभी तो उसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं। ब्लड वेसल्स पर भी इसके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। सर ब्लड वेसल्स पर रिसेप्टर क्या कर रहे हैं भाई, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या काम करता है, जब आप डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन में होते हैं तो ये कोशिश करता है कि बॉडी से वाटर लॉस को रोका जाए, जो पानी यूरिन से बाहर निकल रहा था उसको वापस अपने ब्लड में इंक्रीज करता है, पर साथ में वाटर लॉस दूसरी जगह से कहां से होगा, आपकी बॉडी सरफेस से भी वाटर लॉस होगा, स्वेटिंग के थ्रू। तो वैसोप्रेसिन वेसल्स को प्रेस करके वहां के उनके सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड में मिलने वाला वाटर कम से कम इवेपोरेट हो, ठीक है। तो फाइनली काम क्या है, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो करता क्या है, फंक्शन क्या होगा इसके, वैसोप्रेसिन का फंक्शन क्या है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम वही डीसीटी एंड सीडी कलेक्टिंग डक्ट, यहां से वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। अच्छा ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, ऑक्सीटोसिन देखो, ऑक्सीटोसिन का जो मेन काम है ना, वो तो है स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स, एक मिनट सॉरी, मेन फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करता है, क्लियर बिल्कुल। फिर से बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स, तो आप स्मूथ मसल्स यहां पर कहां पर इसके रिसेप्टर होते हैं, मेमोरी ग्लैंड पर रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो इसके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन मेमोरी ग्लैंड, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन मेमोरी ग्लैंड्स।
ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स पर उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो करा था क्या है, कॉन्ट्रैक्शन फंक्शन क्या होगा, आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन करा के इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, इसी की एक फॉर्म आती है, ठीक है, इसी की फॉर्म आती है पिटोसिन, जो मार्केट में अवेलेबल है ना ऑक्सीटोसिन, उसकी सिंथेटिक फॉर्म होती है पिटोसिन। ठीक है, देखा होगा आपने कैटल्स को, गाय भैंस को दूध नहीं देते तो वो लोग क्या काम करते हैं, ऊपर से एक इंजेक्शन लगा देते हैं, वो पिटोसिन का इसी की फॉर्म है। ठीक है, तो उससे क्या कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और मिल्क का इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही फीमेल के केस में, फीमेल के केस में समझना मेरी बात, जब समझ में आ गया ना, तो फंक्शन क्या होगा, इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, तो पहला फंक्शन हो गया, इसलिए इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक फंक्शन और है इसका, एक फंक्शन और है। ठीक है, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड यूट्राइन मसल्स। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं एक बार लिख रहा हूं, प्रेजेंट ऑन, दो जगह मुझे कराने हैं एनसीईआरटी ने, दोनों जगह के नाम लिए, प्रेजेंट ऑन यूट्राइन वॉल एंड मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड पे प्रेजेंट है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात, फंक्शन इजेक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, और यूट्राइन वॉल पे भी प्रेजेंट है। तो जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होना करने होते हैं, जब बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, तो उसमें यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराता है, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन वॉल, कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन वॉल, इसीलिए इसको एक नाम और दिया, ठीक है, बर्थ हार्मोन। भाई बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं और यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन भी करा रहा है। ठीक है, तो आप समझना मेरी बात, तो स्मूथ मसल्स से मेन काम क्या है, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स मेमोरी ग्लैंड क्यों, या स्मूथ मसल्स यूट्राइन वॉल क्यों, वहां रिसेप्टर्स हैं इसके, तो वहां बाइंड करेगा और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा। अब तो समझ में आया नहीं आया, तो हार्मोन वाला पार्ट हमारा, पिट्यूटरी वाला पार्ट क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंटीरियर और पोस्टीरियर को तो मैंने एक साथ ही करा दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस, समझे, हाइपोथैलेमस। अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करता हूं तो समझना, हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है जो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को कंट्रोल करती है, और पोस्टीरियर लोब के जो हार्मोन होते हैं वो यहीं से निकलते हैं, बनते हैं और यहीं से निकलते हैं, मतलब बनते यहां पर है। ठीक है, और साथ में ये ब्रेन का पार्ट भी है जो हमारे बॉडी के इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आपको याद होगा इसकी पोजीशन मैंने बताई भी थी हाइपोथैलेमस की, ब्रेन वाले पार्ट में, याद आ गया होगा आपको। ब्रेन में ऐसे मैंने एक चैम्बर बनाया था, उस चैम्बर में ऊपर मैंने एपिथैलेमस दिखाया था ऐसे, और एपिथैलेमस एक ग्लैंड लगी होती है, पीनियल ग्लैंड, जो पढ़ाने वाला हूं आगे में, और नीचे यहां होता है हाइपोथैलेमस। एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी जुड़ी होती है। ठीक है, ये पूरा ही डाइनसेफेलॉन है, डाइनसेफेलॉन, याद आ गया होगा। डाइनसेफेलॉन, ब्रेन का पार्ट डाइनसेफेलॉन, फोर ब्रेन का पार्ट होता है। फोर ब्रेन के नीचे ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करता हूं, ये पार्ट ऑफ ब्रेन भी है, पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, विच कंट्रोल ओनली इनवॉलेंट्री,
इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था इनवॉलेंट्री एक्शन डिफरेंट टाइप के, थ्रस्ट सेंटर है, हंगर सेंटर है, ऑस्मोलरिटी सेंटर है, बहुत सारे सेंटर लिखाए थे मैंने आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, यानी हमारे इमोशनल ब्रेन का भी पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड का भी पार्ट है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है। इसमें सिक्रेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, सिक्रेटरी न्यूरॉन्स, सिक्रेटरी न्यूरॉन्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, समझ रहे हो। और ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल भी करता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन तो उसी से निकलते हैं क्योंकि इसमें सिक्रेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसके इस वाले पार्ट को थोड़ा हम समझेंगे, एंडोक्राइन वाले पार्ट को अलग से समझाता हूं मैं, समझना। मतलब एक्चुअल में मैंने बताया भी था आपको कि हाइपोथैलेमस जो है ना पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जैसे हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलते हैं, अगर रिलीजिंग हार्मोन निकलेंगे हाइपोथैलेमस से, तो ये रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से कहेंगे भाई अपने हार्मोन को रिलीज कराओ, रिलीजिंग, समझना। और हाइपोथैलेमस से इनहिबिटिंग हार्मोन भी निकलते हैं। कैसे हार्मोन निकलते हैं? इनहिबिटिंग हार्मोन भी निकलते हैं। ये इनहिबिट कराते हैं, ये इनहिबिट कराते हैं इन हार्मोन के सीक्रेशन को, समझना। तो इसको मैं अलग से समझाता हूं अच्छी तरीके से। रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, समझना। यो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब मैं लिखा के समझाता हूं, समझो। हाइपोथैलेमस ये पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। क्या करके? समझना। ये रिलीज करता है रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, और एक तरफ दिखा दो कि इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है और कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, समझना। कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। अब समझो मेरी बात, मैं यहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन लिख रहा हूं, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब समझ में आएगा। अब एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन भी लिख रहा हूं मैं, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोफिक हार्मोन भी बोलते हैं, बता चुका हूं मैं। एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अलावा कॉर्टिकोट्रोफिक, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक, ACTH, ठीक है। इसके अलावा एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करूं, इसके अलावा एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो और कौन से हार्मोन निकलते हैं? ग्रोथ हार्मोन हो गया, TSH हो गया, ठीक है, और LH एंड FSH, LH एंड FSH गोनेडोट्रोफिन बोलते हैं। अच्छा, मैं ऐसे लिखता हूं, गोनेडोट्रोफिन लिख देता हूं, ज्यादा बेटर है। गोनेडोट्रोफिन,
गोनेडोट्रोफिन। ठीक है, ये सारे हार्मोन पिट्यूटरी से तो निकल रहे हैं, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के हार्मोन है, याद आ गया होगा। और बताओ प्रोलैक्टिन निकलता है, अच्छा गोनेडोट्रोफिन के अलावा एक और आएगा प्रोलैक्टिन, PRL, प्रोलैक्टिन। अब हार्मोन तो याद हो गए ना आपको सारे, ये सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, पर कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। जैसे पिट्यूटरी से अगर रिलीज करवाना होगा ग्रोथ हार्मोन तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा क्या? ये रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तब जाकर के ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। समझ गए ना मेरी बात? ऐसे ही यहां से रिलीज होगा, समझना, ठीक है, थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, समझना, TRH। यहां से रिलीज होगा कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, तब जाकर के ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे तो नहीं होंगे। यहां से रिलीज होगा गोनेडोट्रोफिन, GnRH, तब जाकर के GnRH LH और FSH के सीक्रेशन को इंड्यूस करेंगे। आप समझ रहे हो? यहां से रिलीज होगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। आप समझ गए ना मेरी बात? तो हाइपोथैलेमस डिफरेंट टाइप के रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के फॉर्मेशन और सीक्रेशन को इंड्यूस करते हैं। पर अगर इन हार्मोन की जरूरत नहीं है तो हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन भी रिलीज करता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को रोकना है तो इनहिबिटिंग हार्मोन क्या होगा? समझना, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। तो सोमैटोस्टैटिन क्या काम करेगा? ये ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को रोकेगा। जरूरत नहीं है भाई, रुक जा अभी, तू अभी जरूरत नहीं है, रुको, ठीक है। ऐसे ही प्रोलैक्टिन के सीक्रेशन को रोकना है तो आप ये रिलीज करेगा डोपामाइन, डोपामाइन। तो डोपामाइन प्रोलैक्टिन के सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा। समझना, इधर मैं बता रहा हूं स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, यहां बता रहा हूं इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। तो इसके सीक्रेशन को ये इनहिबिट करेगा, इसके सीक्रेशन को ये इनहिबिट करेगा, पर रिमेनिंग हार्मोन के सीक्रेशन को कौन इनहिबिट करेगा? खुद अपने सीक्रेशन को इनहिबिट करेंगे। फीडबैक इनहिबिशन। जो रिमेनिंग हार्मोन है वो अपने सीक्रेशन को खुद रोकेंगे बाय फीडबैक इनहिबिशन। समझे? तो इस तरीके से जो आपका हाइपोथैलेमस है वो डिफरेंट टाइप के रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है जो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के सीक्रेशन को स्टिमुलेट भी करते हैं और इनहिबिट भी करते हैं। समझ में आया? फीडबैक का मतलब समझते हो? ठीक है, बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा फीडबैक इनहिबिशन, यानी प्रोडक्ट अपने ही बनने को रोक दे। जैसे प्रोडक्ट बनता जा रहा, प्रोडक्ट का अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा हो गया तो खुद ही जाकर के अपने बनने को रोक देगा, भाई अब नहीं बनने दूंगा मैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? एनी डाउट? चलो क्लियर हो गया, ठीक है। पर कमेंट तो कर दिया करो भाई, डाउट नहीं है तो, ठीक है। और देखो आपका 11th यहां खत्म हो रहा है और द्रोणा सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, और द्रोणा बहुत खतरनाक तरीके से हम 12th वाला पार्ट द्रोणा में ले रहे हैं पूरा। तो जो बच्चे वाकई में 11 के साथ 12th करना चाहते हैं तो द्रोणा सीरीज पैरेलल आप ज्वाइन कर लो, पहली बात, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? और दूसरी बात मैं आज बोलना चाहूंगा कि आज टेस्ट सीरीज भी आप पैरेलल ले सकते हो, ठीक है। द्रोणा सीरीज आप ज्वाइन कर लो, 12th हो जाएगा, और इधर 11th वाला आप संजीवनी से कवर कर सकते हो। और अगर आप पैरेलल टेस्ट सीरीज ले लेते हो तो आप उसकी हेल्प से आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो यार काम बन जाएगा। इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से काम बन जाएगा। तो द्रोणा के अंदर अब द्रोणा रीलॉन्च बार बार नहीं होगा, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं। 3.0 है जिसके अंदर अब आज हमने एक सुबह लेक्चर ले लिया है, सुबह 10 से 12, ठीक है, और शाम को 8 से 10 दो टाइम होंगे लेक्चर के। तो आज सुबह हमने इसके अंदर स्टार्ट कर दिया है, बड़ा खतरनाक सा टॉपिक है, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? क्या होगा? एवोल्यूशन पार्ट 1। तो कल सुबह मिल रहे हैं हम लोग एवोल्यूशन पार्ट 2 के अंदर, खतरनाक लेवल पर लेकर के आ रहे हैं सुबह 10 से 12, ठीक है। तो यार ज्वाइन कर लेना, मजा आएगा। इवोल्यूशन वाला पार्ट वहां से आपका कवर हो जाएगा। मैं तो यूट्यूब पर मेरा पहला लेक्चर होगा, ठीक है, क्योंकि इवोल्यूशन शायद मुझे मतलब यूट्यूब पर, बैचों में तो कराता रहा हूं शुरू से, यूट्यूब पर मेरा शायद लेक्चर वो अब इनिशियल होगा, ठीक है। पर मतलब मजा आ जाएगा आपको, ये पक्की बात है, ठीक है। तो कवर हो गया आपका 11th का। 11th तो एंड हो रहा है हमारा, खत्म हो रहा है। तो अब हम शिफ्ट कर जाएंगे टोटली 12th वाले पार्ट के ऊपर, द्रोणा के ऊपर, ठीक है।
तो आप लोगों को जिनको करना है वो वहां कर सकता है। और टेस्ट सीरीज मैंने बताई दी है, पैरेलल टेस्ट सीरीज ले लोगे तो दोनों चीजें मिलकर के बड़ा मतलब गजब हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब सब चीजें कवर हो जाएंगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो भी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं पीनियल ग्लैंड। सुन लो, पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड क्या होती है? ठीक है, बहुत खतरनाक ग्लैंड है भाई। ठीक है, आपको एक आयाम से दूसरे आयाम में ले जाने का काम करती है। ठीक है, एक आयाम से दूसरे आयाम, बहुत पावरफुल है, ब्रेन के अंदर होती है। अभी डायग्राम बना के दिखाया भी था मैंने, अभी डायग्राम बना के दिखाया था इसका मैंने। ये मानो आपका ब्रेन, ठीक है, तो समझाता हूं। ये ऊपर होती है एपिथैलेमस, और एपिथैलेमस से जुड़ी होती है पीनियल ग्लैंड। ये यहां जुड़ी है इससे, ये है पीनियल ग्लैंड। नीचे हाइपोथैलेमस था, ये हाइपोथैलेमस था, इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जुड़ी हुई थी। ये तो हाइपोथैलेमस था। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं एंटीरियर और पोस्टीरियर। हम बात कर रहे हैं यहां इसकी, ये है पीनियल ग्लैंड, ये है पीनियल ग्लैंड। बहुत खतरनाक ग्लैंड है, समझाता हूं उसके बारे में। ठीक है, ये लाइट के लिए बड़ी सेंसिटिव होती है। जब दिन का टाइम होता है ना, दिन लाइट निकलती है, सन राइज करता है, तो इसके हार्मोन का सिक्रेशन डाउन हो जाता है। जब अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है, ठीक है, लाइट सन डाउन होता है, तो इसके हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ना चालू हो जाता है। रात के टाइम पर ये पीक पर होता है, समझना मेरी बात। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड की अगर मैं बात करूं, लाइट सेंसिटिव। अब लाइट सेंसिटिव कैसे होगी बताता हूं भाई, कैसे होगी लाइट सेंसिटिव। लाइट का इसको कैसे पता कि लाइट अब कैसी है, समझना। मान लो ये आईज है, ये आईज है आपकी, एक आईज, एक आईज और दिखा सकते हो यहां पर, दूसरी आईज। ठीक है, ये आपकी फ्रंट लेंस है, और ये जानते हो आपकी लाइट कहां पड़ेगी? आईज पर पड़ेगी। लाइट जब भी आपकी आईज पर पड़ती है तब सारा खेल स्टार्ट होता है। लाइट, ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, लाइट। तो लाइट जब आपकी आईज पर पड़ती है ना, तो आईज में होते हैं ऑप्टिक नर्व। ये आईज के ऑप्टिक नर्व इधर आते हैं और ये इससे कनेक्ट हो जाते हैं। आईज के यहां के ऑप्टिक नर्व इधर आते हैं और यहां इससे कनेक्ट हो जाते हैं। समझना, सिग्नल सीधा आपके ब्रेन में जा रहा है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ये ऑप्टिक चियाज्मा बन रहा है, ऑप्टिक चियाज्मा। ठीक है, तो इसकी वजह से पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है। ठीक है, समझना मेरी बात। अगर पीनियल ग्लैंड की बात करता हूं, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ये रिलीज करेगी ये रिलीज करेगी कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन के सीक्रेशन को इंड्यूस करेगी पीनियल ग्लैंड। समझे? मेलेटोनिन के सीक्रेशन को इंड्यूस करेगी पीनियल ग्लैंड। समझे या नहीं समझे? मेलेटोनिन के सीक्रेशन को इंड्यूस करेगी पीनियल ग्लैंड। ठीक है, मेलेटोनिन के सीक्रेशन की। अब मेलेटोनिन की बात करता हूं तो इस पर ये लाइट सेंसिटिव है, समझना होगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, कंडीशन लिख दे रहा हूं मैं, दो कंडीशंस आएंगी। अगर लाइट कम होगी तो इंक्रीज हो जाएगा मेलेटोनिन। अगर लाइट इंक्रीज होगी तो डिक्रीज हो जाएगा मेलेटोनिन। ठीक है, यानी मेलेटोनिन लाइट का अपोजिट सीक्रेट होता है। ठीक है,
यानी एक तरीके से लाइट मेलेटोनिन के सीक्रेशन को इनहिबिट करती है, समझ रहे हो। तो रात के टाइम पर मेलेटोनिन सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, या जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना उनके अंदर मेलेटोनिन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, और मेलेटोनिन उनकी सुपर नेचुरल पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके तो मतलब अगर आप जब मेडिकल की तैयारी करोगे, मतलब सॉरी मेडिकल तैयारी करके जब आप पहुंचोगे किसी मेडिकल कॉलेज में, तब आप जब फॉरेन राइटर की बुक्स पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें स्टडी करोगे, तब समझोगे यार ये तो एक बहुत पावरफुल ग्लैंड है, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि रात के टाइम पर लोग बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं, तांत्रिक लोग अपने तांत्रिक वाला काम करते हैं रात या सुबह का जो टाइम होता है, या लोग जो ध्यान साधना करते हैं वो सुबह 2 या 3 बजे के आसपास बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत इफेक्ट होते हैं इसके, क्योंकि उस समय इसका लेवल बहुत बड़ा हुआ होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर छुपी हुई चीजें हैं। तो बस ये समझ में आ रहा होगा कि मेलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जिसके सीक्रेशन को लाइट इनहिबिट करती है, ठीक है। तो और कहीं ना कहीं लाइट के बेस पर काम कर रहा है, तो कहते हैं जैसे जैसे रात हो रही होती है तो मेलेटोनिन का लेवल बढ़ रहा होता है, और मेलेटोनिन आपको कह सकते हो आपको बीएमआर को, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपके अंदर जो भी क्रियाएं चल रही हैं उपापचयी क्रियाएं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो एना और कैटा 2 टाइप का होता है, टूटना और जुड़ना, इसी टाइप की 2 ही टाइप की मैकेनिज्म चल रही होंगी, तो उन सिस्टम को शांत करता है, स्लो करता है, ठीक है। तो कहते हैं रात के टाइम पर कुछ ज्यादा मत खाया करो, उल्टा सीधा मत खाओ कहते हैं, ठीक है। दिन के टाइम जो भी खाओगे डाइजेस्ट होगा, क्योंकि उस समय मेलेटोनिन कम होगा, लाइट बढ़ी हुई होगी, तो जब मेलेटोनिन पीक पर होगा आपका बीएमआर डाउन होगा, जब मेलेटोनिन डाउन होगा आपका बीएमआर बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो। तो कहते हैं जैसे जैसे सन राइज करता है आपका बीएमआर भी बढ़ना चालू हो जाता है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, हर चीज को डाइजेस्ट कर देता है। तभी कहते हैं सुबह के टाइम डट के खाओ, पर रात के टाइम भिखारियों वाला खाना खाओ, ठीक है, जिसको डाइजेस्ट ना करना हो, नहीं तो गैस प्रोड्यूस करेगा खतरनाक वाली। तो पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, लाइट इसके सीक्रेशन को इनहिबिट करती है, इसीलिए ये बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करता है। फंक्शन समझो, मेलेटोनिन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर। 24 आवर की जो रिदम है, 24 घंटे की डाययूरिनल साइकिल है, इसको कंट्रोल करता है। इसको आप स्लीप वर्क साइकिल भी बोल सकते हो, ठीक है, आप समझ रहे हो। इसको रिदम भी बोल सकते हो, ठीक है। 24 आवर की जो रिदम है दिन और रात की, तभी कहते हैं देखो रात के टाइम पर नींद आ जाती है, क्यों? क्योंकि मेलेटोनिन आपको सुलाता है, स्लीप इंड्यूस करता है। रात के टाइम पर आपका बीएमआर कम होता है, क्योंकि मेलेटोनिन जैसे से बढ़ेगा बीएमआर कम होता जाएगा, ठीक है। मेलेटोनिन आपकी बॉडी में पिगमेंटेशन को भी इंड्यूस करता है, आप समझ रहे हो। लाइट से प्रोटेक्ट करने में कहीं ना कहीं इसका रोल है। पिगमेंटेशन देखा होगा, अगर बॉडी का पिगमेंटेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, डार्कनेस हो जाएगी, तो ये एक तरीके से लाइट से आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, समझना। तो हाँ, रात के टाइम पर आपकी बॉडी ठंडी होती है, दिन के टाइम पर बॉडी बढ़ी होती है, क्योंकि दिन के टाइम पर बीएमआर बढ़ा हुआ होता है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, समझ रहे हो। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर रहा है, और पिगमेंटेशन की जब भी बात आएगी तो डिफेंस कैपेसिटी इसको भी कंट्रोल कर रहा है। और फीमेल में देखा होगा, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जो फीमेल कभी कभी दिन की ड्यूटी करती है और कभी कभी रात की ड्यूटी स्टार्ट कर देते हैं अपने जॉब के अंदर, तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाती है, क्योंकि रात में जगते हैं फिर, ठीक है। इससे उनका 24 आवर की रिदम बिगड़ जाती है, ठीक है। तो कहते हैं कमरे में सो, रात के टाइम पर एकदम डार्क करके सो, जितना डार्क करोगे उतना मेलेटोनिन परफेक्ट निकलेगा, आपकी स्लीप बेटर होगी, आपका बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म बढ़िया काम करेंगे, ठीक है। और जहां आपने दिन और रात का सोना जागना गड़बड़ कर दिया तो मेलेटोनिन भी गड़बड़ हो जाएगा, और सब पर इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर पर, मेटाबॉलिज्म पर, पिगमेंटेशन पर, फीमेल के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, आपका डिफेंस सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी। तो कहते हैं ना आपको सोना जरूरी है। अगर आप प्रॉपर सोते हो, नींद पूरी लेते हो, तो आपका डिफेंस सिस्टम बढ़िया रहता है। अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे तो बेटा आपका डिफेंस सिस्टम भी परफेक्ट नहीं है, मामला बिगड़ा हुआ है, समझ रहे हो। तो सब चीजें जुड़ी हुई हैं। 24 आवर की रिदम, डाययूरिनल साइकिल, हम दिन में जागते हैं रात में सोते हैं, तो उसको डाययूरिनल साइकिल बोलते हैं। जो एनिमल रात में जागते हैं दिन में सोते हैं तो उसको नॉक्टर्नल साइकिल बोलते हैं। कॉकरोच, याद आया, कॉकरोच, ठीक है। तो हमारी डाययूरिनल या 24 आवर की साइकिल या स्लीप बॉक्स साइकिल भी बोलते हैं, सोने जागने की साइकिल को मेंटेन करता है। टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेसिटी, इन सब को मेंटेन करता है। समझ में आया नहीं आया? बस ये फंक्शन आपको याद रखने हैं, और सब याद रखने, कनेक्टेड है। समझ में आ गया तो भूलने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, तीसरी ग्लैंड हमारी बचती है यहां पर थाइमस।
थाइमस जानते हो? यहां नहीं होती, ये तो थायराइड होती है। थाइमस आपकी यहां पर होती है, स्टर्नम और हार्ट के यहां पर, ठीक है, लोब स्ट्रक्चर है, ठीक है। हार्ट के आगे होती है वेंट्रल साइड पर, स्टर्नम के पीछे होती है बिहाइंड द स्टर्नम। तो पोजीशन मत भूल जाना। अगर मैं थाइमस की ग्लैंड की बात करता हूं, लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, लोब्यूलर मतलब पालीनुमा लोब्स बने होते हैं। लोकेशन मत भूल जाना, बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में होती है, बिहाइंड पीछे, स्टर्नम बिहाइंड स्टर्नम के पीछे होती है, पर एओर्टा की वेंट्रल साइड पर होती है। मानो ये हार्ट है, उसमें एओर्टा है, उसके आगे होती है। वेंट्रल साइड का मतलब आगे, आगे वेंट्रल होती है, पीछे डोर्सल। आगे होती है स्टर्नम के पीछे होती है, दोनों लंग्स के बीच में होती है यहां पर, ठीक है। चलो पोजीशन ध्यान रखना। दिस ग्लैंड सीक्रेट एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करती है, थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या काम करता है बता दो? थाइमस इज डीजेनरेट इन ओल्ड एज। जैसे आप बूढ़े हो जाते हो ना, तो आपकी थाइमस डीजेनरेट कर जाती है। यानी ये एक ऐसी ग्लैंड है जो एज के साथ साथ पहले बढ़ती है, ऑप्टिमम साइज लेने के बाद फिर रिड्यूस होती है, रिड्यूस होती है, रिड्यूस होती है, और ओल्ड एज पर गायब, डीजेनरेट कर जाती है, ओल्ड एज पर डीजेनरेट कर जाती है। इसीलिए, और ये इम्यूनिटी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसलिए ओल्ड पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होता है कंपैरेटिव यंग या छोटे बच्चे के, ठीक है। उनका इम्यून सिस्टम बहुत परफेक्ट होता है, ठीक है। रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। जब डिक्रीज हो जाएगी तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। इसीलिए कह सकते हैं इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक, बहुत कमजोर होता है। करती क्या है ये, अब देखो बताता हूं मैं। अगर हम थाइमस की बात कर रहे हैं, समझना, रिलीज थाइमोसिन, रिलीज थाइमोसिन हार्मोन। और थाइमोसिन हार्मोन की बात करते हैं, थाइमोसिन हार्मोन की बात करते हैं, तो ये क्या काम करता है थाइमोसिन हार्मोन? ये दोनों टाइप की इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है, समझना मेरी बात। अब दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, समझना। एक तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, एक बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। एक टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ठीक है। अगर बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं बीएमआई, बीएमआई, जिसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोल सकते हो आप। इसका एक नाम और है ह्यूमोरल, क्योंकि बॉडी फ्लूइड बेस्ड है। इसको डिटेल में पढ़ाता हूं मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, ठीक है, ठीक है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अगर इसकी बात करते हैं टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसको टीएमआई बोलते हैं, टीएमआई, समझ रहे हो? या इसका एक नाम और है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं इसको, यानी CMI भी बोलते हैं इसको, CMI। तो दोनों को ही कंट्रोल करता है ये हार्मोन, पता है ये हार्मोन, ठीक है। टी लिम्फोसाइट के प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन, और बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है कि भाई आप एंटीबॉडी बनाओ, जो बॉडी फ्लूइड में होती है, इसलिए इसको बॉडी फ्लूइड बेस्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। बॉडी फ्लूइड का मतलब है हीमोरल, हेमोरल का मतलब है बॉडी फ्लूइड, ठीक है, एक ही बात है। तो इसमें क्या होता है, इस वाली इम्यूनिटी में दो टाइप के सेल होते हैं बी लिम्फोसाइट। एक तो होते हैं
ठीक है, एक्टिव बी लिम्फोसाइट, एक्टिव बी लिम्फोसाइट जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल, और एक होते हैं इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट, इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट जिनको बोलते हैं मेमोरी सेल। मेमोरी सेल, ठीक है, एक होते हैं प्लाज्मा सेल और एक होते हैं मेमोरी सेल। और प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं जो बॉडी फ्लूइड में होते हैं, इसीलिए इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि बॉडी फ्लूइड में एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। यानी इस पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट थाइमोसिन करता है। सो जो थाइमोसिन नहीं है तो इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा ये टी लिम्फोसाइट को भी स्टिमुलेट करता है। तो टी लिम्फोसाइट के टाइप की अगर मैं बात करूं ना, टाइप्स, या तो ब्लड में भी मैंने कराया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो नंबर 1 टी हेल्पर सेल, नंबर 2 टी किलर सेल्स, नंबर 3 टी सप्रेसर, टी सप्रेसर सेल, नंबर 4 टी मेमोरी सेल, जैसे यहां पर बी मेमोरी सेल्स होते हैं वहां टी मेमोरी सेल्स होते हैं। इन सारे सेल के फॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन के लिए ही ये थाइमोसिन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। या तो सर्कुलेटरी सिस्टम में बोला था मैंने, हेल्पर टी सेल क्या काम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, दोनों टाइप के लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन सबको, ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं, पर सब पूरी इम्यूनिटी को कंट्रोल ऑल इम्यूनिटी, सबको कंट्रोल कर लेती है हेल्पर टी सेल। किलर टी सेल क्या करती हैं, किल करती हैं, नाम ही है किलर, किल कैंसर सेल एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल। मान लो हमारी किसी सेल में, हमारी सेल में अगर कैंसर हो गया उसको मार देंगी, हमारी किसी सेल के अंदर अगर वायरस एंटर कर गया उसको मार देंगी, पर मारती अपनी सेल को है। पर जिनमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, मतलब वायरस का या कैंसर हो जाए, उनको मारने का काम करती हैं, ठीक है। अपनी सेल को मारती हैं भाई, अपनी पर्सनल सेल को मारती है, तो गलती ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इन्फेक्टेड किया नॉर्मल सेल को भी मार दें, तो इनका हाइपर ना हो जाए। तो हाइपर ना हो जाए तो उसको सप्रेसर सेल होते हैं जो इनको कंट्रोल करने का काम करते हैं, सप्रेस करके रखते हैं, भाई शांत शांत भाई, हाइपर नहीं होना है, पहचान के मारना। मेमोरी सेल फ्यूचर में काम करेंगे, ठीक है। ये सारे फंक्शन में लिखा चुका हूं आपको ब्लड वाले चैप्टर में, बट इन सब के फॉर्मेशन डिफरेंशिएशन सब के लिए थाइमोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तभी तो कहते हैं जिसकी थाइमस ज्यादा रिड्यूस हो गई समझो मामला बिगड़ गया। समझ में आया नहीं आया, सॉरी। तो बेटा आज अपना टारगेट पूरा होता है, ठीक है। हमारी पिट्यूटरी एंड हो गई, हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, हमारी पीनियल ग्लैंड हो गई, और इसके बाद हमारी अगली कौन सी थी, थाइमस ग्लैंड हो गई। हाँ सारी माइनर ग्लैंड थी, ठीक है। आज माइनर इसलिए खत्म करा दी क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ मेजर ग्लैंड बची है, ठीक है। मेजर ग्लैंड में हम कल जो हमारा टारगेट होगा, मतलब अगला जो टारगेट हमारा होगा, उसमें हम 2 मेजर ग्लैंड कवर करेंगे, कम से कम 2 मेजर ग्लैंड, ठीक है। फिर तो चैप्टर एंड ही है, फिर बस एक्शन मैकेनिज्म बचता है और 2 माइनर ग्लैंड और बचती हैं, ठीक है। गोनैड्स वाला, ठीक है, एक पैनक्रियास, ठीक है। ओके, आपका चैप्टर एंड हो जाएगा, यानी अगली 2 क्लासों में आपका चैप्टर एंड है, ठीक है। तो कल मिल रहे हैं जो लोग द्रोणा सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कल सुबह, ठीक है, 10 से 12 द्रोणा सीरीज में एवोल्यूशन पार्ट 2 एकदम बेहतर तरीके से यहां सेट करेंगे, ठीक है। तो कल द्रोणा सीरीज में मिलते हैं एवोल्यूशन पार्ट 2 में, ठीक है। और बच्चों को मैंने बोल ही दिया है कि अगर आप द्रोणा और संजीवनी ज्वाइन करते हो तो आपका पूरा कोर्स एकदम बेहतर तरीके से हो जाएगा। पैरेलल अगर आप टेस्ट
क्योंकि टेस्ट तो लगाने पड़ेंगे, तो टेस्ट भी लगा लेते हो टेस्ट सीरीज के थ्रू, तो आपका एकदम पूरा मतलब कंप्लीट हो जाता है। मुझे नहीं लगता कोई सिलेक्शन रोक पाएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय। मिलते हैं कल द्रोणा सीरीज में सुबह सुबह कितने बजे? सुबह 10 से 12। ठीक है, तो कल एवोल्यूशन चलेगा। ठीक है, बाय बेटा, बाय, ऑल द बेस्ट।